नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 8 का है। कक्षा 8 के पाठ 11 से है। आपदा एवं आपदा प्रबंधन पाठ का नाम है पृथ्वी और हमारा जीवन से बहुविकल्पी प्रश्न। किसी भी पाठ को याद करने का एक अच्छा तरीका है कि उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बहुविकल्पी प्रश्न बना दिए जाएं और उन बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा पाठ को याद किया जाए। ज्ञान अस्थायी होगा और आसानी से सरलतापूर्वक पाठ की तैयारी भी हो जाएगी। तो इस चैनल पर किसी भी पाठ को महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखकर उस पर बहुविकल्पी प्रश्न बना दिया जाता है और इन बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा आपको पाठ याद कराने का प्रयास किया जाता है। तो ये बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। साथ में इस पाठ में जो अभ्यास दिया गया है वो भी इसी के साथ आपके पास जाएगा। तो बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला प्रश्न है, आपदा किसे कहते हैं? आपदा किसे कहते हैं? ऑप्शन देखें। भूकंप, बाढ़ जैसी घटनाएं हों इसे आपदा कहेंगे, या जिन घटनाओं के द्वारा मानव समाज, जानवरों और वनस्पतियों को बड़ी मात्रा में हानि हो इसे आपदा कहेंगे, या जिसके द्वारा हानि तीव्र गति से हो इसको आपदा कहेंगे, या उपर्युक्त सभी को आपदा कहेंगे। तो प्रश्न नंबर 1, आपदा किसे कहेंगे? तो आपदा में भूकंप, बाढ़ जैसी घटनाएं हों, जिन घटनाओं के द्वारा मानव समाज, जानवरों और वनस्पतियों को बड़ी मात्रा में हानि हो, फिर जिसके द्वारा हानि तीव्र गति से हो। तो जब तीनों सही हैं तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी को आपदा कहते हैं। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएं। उत्पत्ति के कारकों के आधार पर आपदाओं को कितने प्रकार में बांटा जा सकता है? उत्पत्ति कारकों के आधार पर आपदाओं को कितने प्रकार में बांटा जा सकता है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, उपर्युक्त दोनों प्रकार की आपदा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उत्पत्ति के कारकों के आधार पर आपदाओं को 2 भागों में, यानी प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। उपर्युक्त दोनों प्रकार की आपदा में बांटा जा सकता है। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, प्राकृतिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप होने वाली आपदाओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम स्वरूप होने वाली आपदाओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी को शामिल नहीं किया जा सकता, या सुनामी, चक्रवात, आकाशीय बिजली गिरना को शामिल नहीं किया जा सकता, या बादल फटना, बाढ़ और सूखा को प्राकृतिक आपदा में शामिल नहीं किया जा सकता, या जलाशय जनित भूकंप और मानव जनित भूस्खलन को प्राकृतिक आपदा में शामिल नहीं किया जा सकता। तो प्रश्न को अच्छी तरह समझें। प्राकृतिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप होने वाली आपदाओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? तो भूकंप को शामिल किया जा सकता है, भूस्खलन को शामिल किया जा सकता है, ज्वालामुखी विस्फोट को शामिल किया जा सकता है, सुनामी को शामिल किया जा सकता है, चक्रवात को शामिल किया जा सकता है, आकाशीय बिजली गिरना को शामिल किया जा सकता है, बादल फटना को शामिल किया जा सकता है, बाढ़ एवं सूखा को भी शामिल किया जा सकता है। किसे शामिल नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन डी, जलाशय जनित भूकंप एवं मानव जनित भूस्खलन को प्राकृतिक आपदा में शामिल नहीं किया जा सकता। तो प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा।
जलाशय जनित भूकंप और मानव जनित भूस्खलन। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, गुजरात राज्य के भुज में आए भूकंप से अत्यधिक जान माल की क्षति हुई थी। ये भूकंप कब आया था? प्रश्न नंबर 4, गुजरात राज्य के भुज में आए भूकंप से अत्यधिक जान माल की क्षति हुई थी। ये भूकंप कब आया था? 2001 में आया था, या 2002 में आया था, या 2003 में आया था, या 2004 में आया था? तो गुजरात के राज्य भुज में भूकंप आया था 2001 में। इसमें अत्यधिक जान माल की क्षति हुई थी। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएं। पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंपीय ऊर्जा उत्पन्न होती है वह स्थान क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 5, पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंपीय ऊर्जा उत्पन्न होती है वह स्थान क्या कहलाता है? भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है, भूकंप केंद्र कहलाता है, भूकंप का कारण कहलाता है, या भूकंप प्रबंधन कहलाता है? प्रश्न नंबर 5, पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंपीय ऊर्जा उत्पन्न होती है वो स्थान क्या कहलाता है? तो वो स्थान कहलाता है भूकंप केंद्र। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, भूकंप केंद्र कहलाता है। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 6, भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर क्या होता है? भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर क्या होता है? भूकंप अधिकेंद्र होता है, भूकंप का कारण होता है, भूकंप प्रबंधन होता है, या प्राकृतिक आपदा होती है? भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर क्या होता है? तो भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर भूकंप अधिकेंद्र होता है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, भूकंप प्रबंधन में आपदा से पहले क्या किया जाना चाहिए? भूकंप प्रबंधन में आपदा से पहले क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन देखें। भूकंप संवेदी क्षेत्र की पहचान करना, भूकंप संवेदी क्षेत्र की पहचान करना तथा संवेदनशील क्षेत्रों में भूकंपीय घटनाओं के प्रति नागरिकों को जागरूक करना। ऑप्शन ए है भूकंपीय संवेदी क्षेत्र की पहचान करना तथा संवेदनशील क्षेत्रों में भूकंपीय घटनाओं के प्रति नागरिकों को जागरूक करना। ऑप्शन बी, उच्च भूकंप संवेदी क्षेत्र को मानव विकास निवास से बचाना व बड़े बांधों के निर्माण पर रोक लगाना। ऑप्शन बी, उच्च भूकंप संवेदी क्षेत्र को मानव निवास से बचाना व बड़े बांधों के निर्माण पर रोक लगाना। ऑप्शन सी, भवनों के निर्माण में भूकंप रोधी डिजाइन का प्रयोग करना व ऊंची इमारत के निर्माण को रोकना। भवनों के निर्माण में भूकंप रोधी डिजाइन का प्रयोग करना व ऊंची इमारत के निर्माण को रोकना। ऑप्शन डी, भवन निर्माण में उच्च गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री का प्रयोग करना। ऑप्शन डी, भवन निर्माण में उच्च गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री का प्रयोग करना
ऑप्शन ई भूकंप आने की स्थिति का सामना करने हेतु नागरिकों को प्रशिक्षित करना। ऑप्शन ई भूकंप आने की स्थिति का सामना करने हेतु नागरिकों को प्रशिक्षित करना। या ऑप्शन एफ उपर्युक्त सभी प्रबंध करना चाहिए। तो भूकंप प्रबंधन में आपदा से पहले क्या किया जाना चाहिए? भूकंप संवेदनशील क्षेत्र की पहचान करना तथा संवेदनशील क्षेत्रों में भूकंपीय घटनाओं के प्रति नागरिकों को जागरूक करना चाहिए। उच्च भूकंप संवेदी क्षेत्र को मानव निवास से बचाना चाहिए व बड़े बांधों के निर्माण पर रोक लगाना चाहिए। भवनों के निर्माण में भूकंप रोधी डिजाइन का प्रयोग करना व ऊंची इमारत के निर्माण को रोकना चाहिए। भवन निर्माण में उच्च गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। भूकंप आने की स्थिति का सामना करने हेतु नागरिकों को प्रशिक्षित करना चाहिए। उपर्युक्त सभी प्रबंध करना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन एफ सही उत्तर होगा। उपर्युक्त सभी प्रबंध करना चाहिए। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8, भूकंप आपदा के दौरान क्या बचाव करना चाहिए? भूकंप आपदा के दौरान क्या बचाव करना चाहिए? तो भूकंप के दौरान किसी मजबूत वस्तु जैसे मेज, तख्त आदि के नीचे बैठना। ऑप्शन बी कमरे के कोनों पर खड़े होना। ऑप्शन सी भूकंप के दौरान सीढ़ी से नीचे उतरना और लिफ्ट का प्रयोग ना करना। बिजली का मुख्य स्विच बंद कर देना। खुले स्थान की तरफ जाना और हड़बड़ी ना करना। उपर्युक्त सभी प्रबंध होना चाहिए। तो भूकंप आपदा के दौरान क्या बचाव करना चाहिए? तो बचाव करना चाहिए भूकंप के दौरान किसी मजबूत वस्तु जैसे मेज, तख्त आदि के नीचे बैठ जाना चाहिए। कमरे के कोनों पर खड़े होना चाहिए। भूकंप के दौरान सीढ़ी से नीचे उतरना और लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिजली का मुख्य स्विच बंद कर देना चाहिए। खुले स्थान की तरफ जाना चाहिए और हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन एफ उपर्युक्त सभी प्रबंध होना चाहिए। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9, भूकंप आपदा के पश्चात क्या काम करना चाहिए? भूकंप आपदा के पश्चात क्या काम करना चाहिए? ऑप्शन देखें। मलबे में दबे लोगों को खोजकर बाहर निकालना और उनका उपचार करना चाहिए। मलबे में दबे लोगों को खोजकर बाहर निकालना और उनका उपचार करना चाहिए। ऑप्शन बी प्रभावित लोगों हेतु कपड़े, भोजन, शुद्ध पेयजल तथा दवाओं की व्यवस्था करना। ऑप्शन सी प्रभावित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करना। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी कार्य करना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 9, भूकंप आपदा के पश्चात क्या काम करना चाहिए? तो मलबे में दबे लोगों को खोजकर बाहर निकालना चाहिए और उनका उपचार करना चाहिए। प्रभावित लोगों हेतु कपड़े, भोजन, शुद्ध पेयजल तथा दवाओं की व्यवस्था करना चाहिए। प्रभावित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करना चाहिए। उपर्युक्त सभी कार्य करने चाहिए। तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। उपर्युक्त सभी कार्य करने चाहिए। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। सुनामी किस भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पत्तन लहर? सुनामी किस भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पत्तन लहर? अंग्रेजी भाषा का शब्द है।
रूसी भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है या चीनी भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 10, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी जापानी भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11, भूकंपीय सागरीय लहरें किसे कहते हैं? भूकंपीय सागरीय लहरें किसे कहते हैं? सुनामी को कहते हैं, आपदा को कहते हैं, भूस्खलन को कहते हैं या विस्फोट को कहते हैं? प्रश्न नंबर 11, भूकंपीय सागरीय लहरें किसे कहते हैं? सुनामी कहते हैं, सुनामी को आपदा को कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं या विस्फोट को कहते हैं? तो भूकंपीय सागरीय लहरें किसे कहते हैं? सुनामी को कहते हैं। सुनामी को, यहाँ पर को रहेगा, सुनामी को कहते हैं। सभी में को रहेगा, यहाँ पे सुनामी को कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएं। समुद्र की तलहटी में भूकंप आने पर जल में तीव्र कंपन उत्पन्न होता है। इस कंपन से विनाशकारी लहरें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 12, समुद्र की तलहटी में भूकंप आने पर जल में तीव्र कंपन उत्पन्न होता है। इस कंपन से विनाशकारी लहरें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं, सुनामी कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं या चक्रवात कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा, इसी को सुनामी कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13, जब मिट्टी व टूटी फूटी चट्टानें। प्रश्न नंबर 13, जब मिट्टी व टूटी फूटी चट्टानें खड़े ढालों के सहारे तेजी से नीचे सरकती हुई गिरती हैं, सरकती हुई गिरती हैं, इसे क्या कहा जाता है? जब मिट्टी व टूटी फूटी चट्टानें खड़े ढालों के सहारे तेजी से नीचे सरकती हुई गिरती हैं, इसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं, चक्रवात कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं, सुनामी कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 13, जब मिट्टी व टूटी फूटी चट्टानें खड़े ढालों के सहारे तेजी से सरकती हैं, तो इसे कहते हैं भूस्खलन। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएं। जब पृथ्वी के अंदर का गर्म मैग्मा धरातल के कमजोर भाग को तोड़कर बाहर निकलता है, तो इसे क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 14, जब पृथ्वी के अंदर का गर्म मैग्मा धरातल के कमजोर भाग को तोड़कर बाहर निकलता है, तो इसे क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं, आपदा कहते हैं, भूकंप कहते हैं या ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं? जब पृथ्वी के अंदर का गर्म मैग्मा धरातल के कमजोर भाग को तोड़कर बाहर निकलता है, तो इसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी विस्फोट। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 15, कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर घुमावदार हवाओं की तेज आंधी को क्या कहते हैं? कम वायुमंडलीय दाब के
चारों ओर घुमावदार हवाओं की तेज आंधी को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं, सुनामी कहते हैं या चक्रवात कहते हैं? प्रश्न नंबर 15, कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर घुमावदार हवाओं की तेज आंधी को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं, सुनामी कहते हैं या चक्रवात कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, चक्रवात कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। चक्रवात को अमेरिका में क्या कहते हैं? चक्रवात को अमेरिका में क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं, टाइफू कहते हैं, विली विली कहते हैं या हरकेन कहते हैं? प्रश्न नंबर 15, चक्रवात को अमेरिका में क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं, टाइफू कहते हैं, बिली बिली कहते हैं या हरकेन कहते हैं? तो टाइफून क्या है? चीनी भाषा में चक्रवात को टाइफून कहते हैं। चीन में चक्रवात को टाइफून कहते हैं। टाइफू जापान में चक्रवात को टाइफू कहते हैं। जापान में चक्रवात को टाइफू कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को विली विली कहते हैं, विली बिली कहते हैं, बिली बिली कहते हैं। अब हरकेन किसे कहते हैं, कहाँ कहते हैं? तो अमेरिका में चक्रवात को हरकेन कहते हैं। अमेरिका में चक्रवात को हरकेन कहते हैं। तो चक्रवात को अमेरिका में क्या कहते हैं? तो ये देख लें, चीन में चक्रवात को टाइफून, जापान में चक्रवात को टाइफू और बिली बिली कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। बिली बिली ऑस्ट्रेलिया में। चीन में टाइफून, जापान में टाइफू, ऑस्ट्रेलिया में बिलबिली और अमेरिका में हरिकेन कहते हैं। तो प्रश्न 15, चक्रवात को अमेरिका में क्या कहते हैं? तो चक्रवात को अमेरिका में कहते हैं हरिकेन। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएं। आकाश में चमकने वाले बिजली जब चालक की तलाश में पृथ्वी पर आती हैं तो इसे क्या कहते हैं? आकाश में चमकने वाले बिजली जब चालक की तलाश में पृथ्वी पर आते हैं तो इसे क्या कहते हैं? आकाशीय बिजली गिरना कहते हैं, बादल फटना कहते हैं, चक्रवात कहते हैं या तूफान आना कहते हैं? प्रश्न नंबर 16, आकाश में चमकने वाले बिजली जब चालक की तलाश में पृथ्वी पर आ जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आकाशीय बिजली गिरना। आकाशीय बिजली गिरना कहते हैं। यानी प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएं। सीमित समय और सीमित क्षेत्र में गरज और बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होने को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 17, सीमित समय और सीमित क्षेत्र में गरज और बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होने को क्या कहते हैं? बिजली गिरना कहते हैं या बादल फटना कहते हैं
या सूखा पड़ना कहते हैं या अकाल पड़ना कहते हैं। तो सीमित समय और सीमित क्षेत्र में गरज और बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार बारिश को क्या कहते हैं? बादल फटना कहते हैं। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, बादल फटना कहते हैं। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएं। जब नदी का पानी उसके किनारों के ऊपर से प्रवाहित होकर निकटवर्ती क्षेत्रों में चला जाता है, जब नदी का पानी उसके किनारों के ऊपर से प्रवाहित होकर निकटवर्ती क्षेत्रों में चला जाता है अथवा भारी वर्षा या किसी अन्य कारण से स्थलीय भाग काफी समय तक जलमग्न रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 18, जब नदी का पानी उसके किनारों के ऊपर से प्रवाहित होकर निकटवर्ती क्षेत्रों में चला जाता है अथवा भारी वर्षा या किसी अन्य कारण से स्थलीय भाग काफ़ी समय तक जलमग्न रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? अकाल कहते हैं, बाढ़ कहते हैं, तूफान कहते हैं, जलमग्न कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 18, जब नदी का पानी उसके किनारों के ऊपर से प्रवाहित होकर निकटवर्ती क्षेत्रों में चला जाता है अथवा भारी वर्षा या किसी अन्य कारण से स्थलीय भाग काफ़ी समय तक जलमग्न रहता है, तो उसे कहते हैं बाढ़। बाढ़ कहते हैं। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 नहीं है, प्रश्न नंबर 20 पे आ जाएं। यहाँ आप देखें, मानव जनित आपदा में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? मानव जनित आपदा में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? जलाशय जनित भूकंप को शामिल नहीं किया जा सकता, या मानव जनित भूकंप को शामिल नहीं किया जा सकता, या त्वरित मृदा अपरदन को शामिल नहीं किया जा सकता, या ऑप्शन बी जहरीली गैसों का रिसाव को शामिल नहीं किया जा सकता, या सागर में पेट्रोलियम पदार्थों का रिसाव को शामिल नहीं किया जा सकता, या नाभ के विकिरण को शामिल नहीं किया जा सकता, या नाभ के विस्फोट को नहीं शामिल किया जा सकता, या मानव जनसंख्या विस्फोट को नहीं शामिल किया जा सकता, या ज्वालामुखी विस्फोट को नहीं शामिल किया जा सकता, या भूकंप को, या चक्रवात को। तो मानव जनित आपदा में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? तो पहले देख लें किसे शामिल किया जा सकता है। मानव जनित आपदा में जलाशय जनित भूकंप को, मानव जनित भूकंप को, त्वरित मृदा अपरदन को, जहरीली गैसों के रिसाव को, सागर में पेट्रोलियम पदार्थों के रिसाव को, नाभ के विकिरण को, नाभ के विस्फोट को, मानव जनसंख्या विस्फोट को मानव जनित आपदा में शामिल किया जा सकता है। ऑप्शन डी देखें, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, चक्रवात, ये मानव जनित आपदा नहीं है बल्कि प्राकृतिक आपदा हैं। तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, चक्रवात को मानव जनित आपदा में शामिल नहीं किया जा सकता, ये प्राकृतिक आपदा है। तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 पे आ जाएं। भारत में आपदा प्रबंधन की अस्थायी व्यवस्था क्यों की गई? भारत में आपदा प्रबंधन की अस्थायी व्यवस्था क्यों की गई? ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए, उड़ीसा के 1999 के चक्रवात के कारण, उड़ीसा के 1999 के चक्रवात के कारण, या ऑप्शन बी देखें, गुजरात के भुज में 2001 में आए भूकंप के कारण, या ऑप्शन सी 2004 में दक्षिण भारत में आई सुनामी के कारण, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी कारणों से आपदा प्रबंधन की व्यवस्था की गई है।
प्रश्न नंबर 21, भारत में आपदा प्रबंधन की अस्थायी व्यवस्था क्यों की गई है? तो भारत में आपदा प्रबंधन की अस्थायी व्यवस्था की गई है क्योंकि उड़ीसा के 1999 के चक्रवात के कारण की गई है, गुजरात के भुज में 2001 में आए भूकंप के कारण की गई है, ऑप्शन सी 2004 में दक्षिण भारत में आई सुनामी के कारण भी ये व्यवस्था की गई। तो अगर तीनों के कारण ये व्यवस्था की गई तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन डी, ऊपर एक सभी कारणों से आपदा प्रबंधन की व्यवस्था की गई। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? प्रश्न नंबर 22, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 2001 में किया गया, या 2004 में किया गया, या 2005 में किया गया, या 2006 में किया गया? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया 2006 में। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 पे आ जाएं। केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? प्रश्न नंबर 23, केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है? प्रश्न नंबर 23, केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है? तो केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 24 पे आ जाएं। राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? प्रश्न नंबर 24, राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है, या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है? प्रश्न नंबर 24, राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। ये भी प्रश्न नंबर 24, यानी जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? प्रश्न नंबर 24, जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला अधिकारी होता है, या जिला पंचायत का अध्यक्ष होता है, या उपयुक्त दोनों होते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है जिला अधिकारी और जिला पंचायत का अध्यक्ष। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों होते हैं। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अभ्यास देख लें, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास दिया गया है, इन बहुविकल्पीय प्रश्नों के द्वारा उन अभ्यास का हल करके आपके पास भेजा जा रहा। अभ्यास में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें प्रश्न क्या है? आपदा किसे कहते हैं? प्रश्न ए, आपदा किसे कहते हैं? तो उत्तर देखें, जिन घटनाओं से मानव समाज, जानवरों और वनस्पतियों को बड़ी मात्रा में तथा तीव्र गति से हानि हो, उसे आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, चक्रवात आदि।
जिन घटनाओं से मानव समाज, जानवरों और वनस्पतियों को बड़ी मात्रा में तथा तीव्र गति से हानि हो उन्हें आपदा कहते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, चक्रवात आदि। दूसरा प्रश्न बी देखें। प्राकृतिक आपदाओं के 5 उदाहरण लिखिए। प्राकृतिक आपदाओं के 5 उदाहरण लिखिए। उत्तर है प्राकृतिक आपदाओं के 5 उदाहरण इस प्रकार हैं। प्राकृतिक आपदाओं के 5 उदाहरण इस प्रकार हैं। भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, बादल फटना और बाढ़। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर सी। भूकंप के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? प्रश्न नंबर सी। भूकंप के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो उत्तर देखें। नंबर 1, भूकंप के दौरान किसी मजबूत वस्तु जैसे मेज, तख्त आदि के नीचे बैठ जाना चाहिए। दूसरा देखें, कमरे के कोनों में खड़े हो जाना चाहिए। तीसरा, भूकंप के दौरान सीढ़ी से नीचे उतरना और लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चौथा, बिजली का मुख्य स्विच बंद कर देना चाहिए। पांचवा, खुले स्थान की तरफ जाना चाहिए और बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। खुले स्थान की तरफ जाना चाहिए और हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो भूकंप के दौरान कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? भूकंप के दौरान किसी मजबूत वस्तु जैसे मेज, तख्त आदि के नीचे बैठ जाना चाहिए, पहली सावधानी। दूसरी सावधानी है कमरे के कोनों में खड़े हो जाना चाहिए। तीसरी सावधानी है भूकंप के दौरान सीढ़ी से नीचे उतरना और लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चौथी सावधानी है बिजली का मुख्य स्विच बंद कर देना चाहिए। पांचवी सावधानी है खुले स्थान की तरफ जाना चाहिए और हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगला 5वां प्रश्न यानी प्रश्न नंबर डी। बादल फटने से आप क्या समझते हैं? बादल फटने से आप क्या समझते हैं? उत्तर देखें। सीमित समय और सीमित क्षेत्र में गरज और बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होने को बादल फटना कहते हैं। बादल फटने पर उस क्षेत्र विशेष में 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे अधिक वर्षा हो जाती है। प्रश्न डी फिर देखें। बादल फटने से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है सीमित समय और सीमित क्षेत्र में गरज और बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार बारिश होने को बादल फटना कहते हैं। बादल फटने पर उस क्षेत्र विशेष में 1 घंटे में 100 मिलीलीटर या उससे अधिक वर्षा हो जाती है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न ई। आपदा प्रबंधन के कौन कौन से कारक हैं? आपदा प्रबंधन के कौन कौन से कारक हैं? तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत आपदा प्रबंधन के 6 तत्वों को शामिल किया गया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत आपदा प्रबंधन के 6 तत्वों को शामिल किया गया है। ये 6 तत्व कौन से हैं? आपदा निरोध पहला, दूसरा है आपदा निवारण, तीसरा है आपदा तैयारी, चौथा है प्रतिक्रिया, पांचवा है पुनर्वास और छठा है पुनर्निर्माण और रिकवरी। तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत आपदा प्रबंधन के 6 तत्वों को शामिल किया गया है। आपदा निरोध, आपदा निवारण, आपदा तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्वास और पुनर्निर्माण और रिकवरी। चलते हैं अगले प्रश्न में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है सुनामी। पहला प्रश्न क्या है? सुनामी। खाली स्थान है, फिर भाषा का शब्द है, तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। जापानी भाषा, जापानी भाषा का शब्द है। जापानी भाषा का शब्द है। दूसरा है आकाशीय बिजली का गिरना आपदा है। कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा है। आकाशीय बिजली का गिरना प्राकृतिक आपदा है। तीसरा देखें, संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया? 2005 में। 2005 में संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया। चौथा प्रश्न क्या है? आपदा पुनर्वास आपदा के उपरांत की अवस्था है। उपरांत की अवस्था है। ठीक, तो क्या है? पहला देखें, पहले में सुनामी जापानी भाषा, जापानी भरा जाएगा। दूसरे में प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक भरा जाएगा। तीसरे में अधिनियम 2005 में पारित किया गया, 2005। चौथे में आपदा पुनर्वास आपदा के उपरांत की अवस्था, उपरांत रिक्त स्थान में भरा जाएगा। प्रश्न 3 देखें, सही जोड़े बनाइए। सही जोड़े बनाइए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसको मिलाएंगे कैसे? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है जिला अधिकारी। तो इस प्रकार ये मिलान हो गया है। तो ये कक्षा 8 का पाठ 11वां का बहुविकल्पी प्रश्न और जो अभ्यास दिया गया है उसका हल आपके पास जा रहा। अब फिर अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।